हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने लेखा शास्त्र विषय में पार्टनरशिप के बारे में कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिनमें साझेदारी का अर्थ, उसके बाद में साझेदारी की आवश्यकता, उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, और अंत में जो अपना टॉपिक था वो था साझेदारी के प्रकार। कितने प्रकार की साझेदारी होती है, तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि 8 प्रकार की जो साझेदारी है वो अपने पास में होती है, और उन 8 प्रकार की साझेदारी की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन भी अपन ने किया था। तो आज अपन उसके आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और आज का अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है, जिसको अपन बोलेंगे साझेदारी संलेख। क्या बोलेंगे इसको? साझेदारी संलेख। देखिए, साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारों के मध्य जो लिखित या मौखिक समझौता होता है, साझेदारों के बीच में जो लिखित या मौखिक समझौता होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख बोलते हैं। ये जो समझौता है ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए अपने को सदैव लिखित समझौते को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में जाकर 2 साझेदारों के बीच में क्या ना हो जाए, विवाद न हो जाए। तो साझेदारी के संलेख की परिभाषा क्या बनी कि साझेदारों के मध्य जो लिखित या मौखिक, रिटन और ओरल जो समझौता होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख बोलते हैं। जो दूसरा बिंदु आज के लिए अपने आएगा, ये जो बिंदु है ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है इसमें से, तो उसमें उसका बिंदु का नाम है साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें। तो अभी अपन ने साझेदारी संलेख की परिभाषा का अध्ययन किया कि साझेदारी संलेख क्या होता है। तो अब अपन ये अध्ययन करेंगे कि उस साझेदारी संलेख में, उस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता है कि पार्टनरशिप डीड जो होता है, साझेदारी का जो संलेख होता है वो किसके लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है साझेदारी के लिए। तो जब साझेदारी के लिए बनाया जाता है तो उसमें साझेदारी से संबंधित बातों का ही क्या होता है? समावेश होता है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें उसमें लिखी जाती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास में 4 बातें जनरली पूछी जाती है। मैं आपको 5-7 प्रकार की बातें बता रहा हूं जो साझेदारी संलेख में अपने को लिखी जाती है। उनमें से कोई भी 4 बातें आपको क्या करनी है? लर्न करनी है, उसको याद करना है। तो देखिए कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती है। सबसे पहला लिखा जाता है फर्म का नाम व पता, यानी आपकी फर्म का नाम क्या है और वो फर्म कहां पर स्थापित है, ये सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? साझेदारी संलेख में लिखेंगे। दूसरी जो बात साझेदारी संलेख में लिखी जाती है वो लिखी जाती है साझेदारों के नाम व पते। साझेदारों के नाम व पते, यानी आपकी फर्म में कौन कौन साझेदार है, वो कहां पर रहते हैं, उन सब बातों का उल्लेख अपने को किसमें करना पड़ता है? साझेदारी संलेख में करना पड़ता है, साझेदारों के नाम व पते। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी।
तो जो तीसरी बात अपने पास में लिखी जाती है वो लिखी जाती है साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, कि किस साझेदार ने कितने पैसे लगाए हैं। मान लीजिए किसी फर्म में 3 साझेदार हैं, राम, श्याम और मोहन। तो राम ने कितने पैसे लगाए, मोहन ने कितने पैसे लगाए, सोहन ने कितने पैसे लगाए, वो उल्लेख अपने को कहाँ करना पड़ेगा, साझेदारी संलेख में करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तीसरी बात। चौथी बात जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है साझेदारों के वेतन, कमीशन, भत्ते, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यदि हो। तो स्टूडेंट यदि हो का क्या मतलब हो गया, देखिए कई फर्में ऐसी होती है जिसमें जो साझेदार होते हैं वो लाभ के अलावा वेतन, कमीशन या कई प्रकार के क्या प्राप्त करते हैं, भत्ते प्राप्त करते हैं। कई फर्में ऐसी होती है जिसमें साझेदार केवल क्या प्राप्त करते हैं, लाभ ही प्राप्त करते हैं, वो भत्ते, वेतन, कमीशन कुछ नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं लिख दिया यदि हो। तो यदि आपके साझेदार किसी प्रकार का वेतन, कमीशन, बोनस, भत्ते कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका स्पष्ट उल्लेख किसमें होना चाहिए, साझेदारी संलेख के अंतर्गत होना चाहिए। पांचवी चीज अपन क्या लिखेंगे, पांचवी लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। इसके आगे भी मैंने लिख दिया है यदि हो। तो फिर से वही मतलब है, कई बार फर्म में साझेदार क्या करते हैं, अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साझेदार अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या नहीं ले, ब्याज नहीं ले। तो यदि साझेदार ब्याज लेते हैं तो हम लिख देंगे कि भाई इतने % से ब्याज लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो अपन उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। तो अपन ने लिख दिया पूंजी पर ब्याज लगी हो। इसी प्रकार से अगली बात जो लिखी जाती है वो होती है आहरण पर ब्याज, ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। तो आप सबको पता है आहरण का मतलब क्या होता है। आहरण का मतलब होता है जो राशि साझेदार फर्म से निकालते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आहरण बोलते हैं। तो आहरण के कुछ नियम भी हो सकते हैं कि अपन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। वो साझेदार साझेदारी फर्म की स्थापना के समय बनाते हैं। उसके ऊपर कितना ब्याज लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये सारी बातें जो होती है वो आहरण के ब्याज के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपनी हो गई छठी बात। सातवीं बात अपन लिख सकते हैं नए साझेदार के प्रवेश पर नियम। तो दोस्तों नए साझेदार के प्रवेश पर नियम, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि हमारी फर्म में कोई नया साझेदार बनेगा तो उस साझेदार को फर्म का साझेदार बनाने पर कौन से नियम लागू होंगे, इसका डिसाइड भी अपन साझेदारी फर्म की स्थापना के समय कर लेते हैं। तो वो बात भी अपन कहाँ लिख सकते हैं, वो बात भी अपन पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हम साझेदारी संलेख के अंतर्गत लिखते हैं। और साझेदारी संलेख का मतलब क्या होता है कि साझेदारों के मध्य जो लिखित या मौखिक समझौता होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन साझेदारी संलेख बोलते हैं। और साझेदारी संलेख में क्या लिखा होता है, पहला बिंदु है फर्म का नाम व पता, दूसरा बिंदु साझेदारों के नाम व पते, तीसरा बिंदु साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, चौथा बिंदु साझेदारों के वेतन, कमीशन, भत्ते यदि हो, पांचवा बिंदु पूंजी पर ब्याज, छठा बिंदु आहरण पर ब्याज, सातवां बिंदु साझेदार के प्रवेश पर नियम। और एक बिंदु आप और याद कर लीजिए, साझेदार की निवृत्ति व मृत्यु पर नियम। मान लीजिए कोई साझेदार आपकी फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, या मान लीजिए किसी साझेदार की साझेदार रहते हुए अगर मृत्यु हो गई तो उस समय कौन से नियम, कौन से कानून लागू होंगे, उसका उल्लेख भी अपन किसमें कर सकते हैं, साझेदारी संलेख में कर सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने 8 प्रकार की बातों का उल्लेख जो है वो किया है।
इन 8 प्रकार की बातों में से आपको कोई भी 4 प्रकार की जो बातें हैं वो अच्छी तरह याद करनी है। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली कोई 4 बातें बताइए। आगे बात समझ में। तो ये अपना आज के लिए दूसरा बिंदु था। अब अपन आते हैं अपना आज का तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भी अपने को ध्यान से समझना है। और उस बिंदु का नाम है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। मान लीजिए ए और बी ने साझेदारी कर ली और साझेदारी की स्थापना कर ली, और स्थापना करने के तक या करने के बाद भी उन्होंने क्या नहीं बनाया, साझेदारी संलेख नहीं बनाया। अर्थात न तो कोई लिखित समझौता किया और न ही कोई मौखिक समझौता किया। तो कौन से नियम लागू होंगे, इसका अध्ययन अपन करेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों में। तो देखिए उसमें मुख्य रूप से कुछ नियम है। पहला नियम होता है, यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां लिख दिया है ऐसे, पूंजी पर ब्याज, क्रॉस लगा दिया है। तो यहां क्रॉस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्रॉस का मतलब हो गया यदि हमारे बीच में, हमारे किन्हीं साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको क्या नहीं मिल सकता, उनको पूंजी पर, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या नहीं मिल सकता, ब्याज नहीं मिल सकता। उनको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आगे बात समझ। पहला नियम, किसी साझेदार को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आहरण पर ब्याज। तो इसके मैंने क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो फर्म किसी भी साझेदार से क्या वसूल नहीं कर पाएगी, आहरण पर ब्याज वसूल नहीं कर पाएगी। आहरण पर क्या वसूल नहीं करेगी, ब्याज नहीं लेगी। आगे बात समझ में। तो न तो पूंजी का ब्याज होगा और न आहरण का ब्याज होगा यदि किसका अभाव है, साझेदारी संलेख का अभाव है। तीसरा नियम क्या होता है? तीसरा नियम होता है वेतन, कमीशन, बोनस। तो तीसरा नियम हो गया, यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो किसी साझेदार को कोई भी वेतन, बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा। किसी साझेदार को कोई वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो वेतन, बोनस, कमीशन ये नहीं मिलेगा किसी भी साझेदार को। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, चौथा नियम होता है लाभ हानि का बराबर अनुपात। लाभ हानि का बराबर अनुपात। तो यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो प्रत्येक साझेदार का लाभ हानि अनुपात बराबर ही होगा, चाहे पूंजी किसी भी अनुपात में लगाई गई हो। मान लीजिए, मैं आपको बात बताता हूं, समझाता हूं कि मान लीजिए राम और श्याम 2 साझेदार हैं। राम ने 5,000 रुपए लगाए और श्याम ने लगा दिए 1 लाख रुपए। तो यहां राम से 20 गुना पूंजी किसने लगाई है, श्याम ने लगाई है। अब यदि उनके बीच में साझेदारी संलेख नहीं है तो चाहे पूंजी किसी भी अनुपात में लगाई गई हो, एक ने ज्यादा लगाई है, एक ने कम लगाई है, लेकिन लाभ और हानि का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो बराबर ही होगा यदि साझेदारी संलेख का अभाव है। पांचवा नियम क्या होता है? पांचवा नियम होता है यदि किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर
फर्म को क्या देगा, फर्म उसे क्या देगी, फर्म उसे 6% की दर से क्या दे देगी, ब्याज दे देगी। तो मुख्य रूप से प्रैक्टिकली जो काम आने वाले नियम है वो ये 5 है, तो ढंग से अपन देखेंगे। यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज वसूल भी नहीं किया जाएगा, किसी साझेदार को कोई वेतन, बोनस, कमीशन ये नहीं मिलेगा, लाभ और हानि का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। और यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, यदि किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर क्या मिल जाएगा, 6% की दर से उसे क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। इसके अलावा भी 2 नियम और होते हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूं, उसको भी अपने को थोड़ा सा देखना है। यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तो सभी साझेदारों को फर्म की लेखांकन पुस्तकें देखने का और उनकी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी लेने का अधिकार होगा। क्या बोला मैंने, यदि किसी साझेदारों के मध्य, किन्हीं साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख का अभाव है, यानी उन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो सभी साझेदारों को फर्म की लेखांकन पुस्तकें देखने का और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। लास्ट नियम क्या हो सकता है, लास्ट नियम होगा यदि साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख का अभाव है तो सभी साझेदारों को फर्म के दैनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार भी होगा। आप किसी साझेदार को फर्म के दैनिक कार्यों में भाग लेने से नहीं रोक सकते यदि आपके बीच में साझेदारी संलेख का अभाव है। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। एक बार बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, उसका छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद अपन आज की क्लास ऑफ करेंगे। क्या प्रश्न पूछा गया कि राम और श्याम 2 साझेदार हैं, राम ने 1 लाख रुपए और श्याम ने 50,000 रुपए व्यापार में लगाए। राम और श्याम के बीच में साझेदारी संलेख का अभाव है। अब राम अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% की दर से ब्याज की और श्याम अपने द्वारा दिए गए ऋण पर, पूंजी पर नहीं, ऋण पर 6% की दर से ब्याज की मांग कर रहा है। क्या राम और श्याम की मांग सही है? प्लीज कमेंट, यानी अपने को क्या लिखना, उस पर अपनी राय लिखनी है। तो अपने को उसका क्या उत्तर लिखना था कि दोनों साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख का अभाव है और साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जा सकता, इसलिए राम द्वारा की गई मांग क्या है, गलत है और उसको किसी प्रकार का पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाएगा। श्याम जो है वो अपने द्वारा लिए गए ऋण पर, अपने द्वारा दिए गए ऋण पर क्या मांग रहा है, 6% की दर से ब्याज मांग रहा है। तो आपको पता है आपका नियम संख्या, ये देखिए 5वां मैंने लिखा है कि दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जा सकता है। तो श्याम द्वारा की गई जो अपने ऋण पर जो ब्याज की मांग की जा रही है वो मांग क्या है, बिल्कुल सही है, ये इसका उत्तर होगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही होगा। 3 बिंदु अपन ने पढ़े, साझेदारी संलेख किसको बोलते हैं, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें क्या होती है और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं और साझेदारी फर्म द्वारा कौन से खाते रखे जाते हैं।